जय हिंद हमारे सभी IB ACIO Tier 2 बच्चों को। दिस इज़ अ डेमो क्लास ऑन हाउ टू राइट योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ये जो न्यू एडिशन IB की तरफ से आया है, स्पेशली ACIO Tier 2 की अगर बात करते हैं तो अभी तक जो है ऐसे और कॉम्प्रहेंशन ही हुआ करता था, लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का एडिशन नहीं देखा गया था। सो रिसेंटली IB ने क्या किया है, 2 लॉन्ग आंसर का एडिशन किया है विच विल बी 10-10 मार्क्स ईच। तो बच्चों मार्क्स के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट का भी ध्यान देना है। जैसे ऐसे 20 मार्क्स का है, वहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा रहेगी। वहीं ACIO में जो हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं दे आर हाफ द मार्क्स ऑफ ऐसे, तो उसी प्रकार से वर्ड लिमिट भी हमारा थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, क्योंकि हमें गिवन टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे आंसर टाइप हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखानी है उस पार्ट पर कि जो वर्ड लिमिट है उसी वर्ड लिमिट में हमें सारा का सारा हमारा पॉइंट, जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारे पास जितनी डिटेल्स जितनी इन्फॉर्मेशन है, उस ही गिवन अमाउंट में हमें प्रोवाइड करना है। अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, इसीलिए मैं हमारे इस डेमो लेक्चर की शुरुआत में ही आपको ये ब्रीफ कर रही हूँ। अक्सर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वर्ड लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं। तो वर्ड लिमिट को एक्सीड करने से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है टाइम। आप जितना ज़्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड करते जाएंगे आपका उतना टाइम ज़्यादा लगता जाएगा, ठीक है। और हमें टाइम को ही सही प्रकार से मैनेज करना है। तो आपको इस पूरे लेक्चर में, जितने भी हम आगे भी लेक्चर्स लेंगे, सीरीज़ लेंगे इंग्लिश के भी और करंट अफेयर, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, और जितने भी हम एक्स्ट्रा इवेंट्स देखेंगे जो भी अभी चल रहे हैं या पहले चल चुके हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन सब में आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि क्या कंटेंट एडिशन करना है, क्या वैल्यू एडिशन करना है, साथ ही टाइम मैनेजमेंट, है ना, किस हिसाब से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें कि गिवन टाइम में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए और आपके पास थोड़ा सा स्पेस भी रहे कि आप अपने जो आंसर्स हैं उनको क्रॉस इवैल्यूएट कर सकें फॉर लिटिल ग्रामेटिकल इश्यूज़, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारे पास जो ग्रामेटिकल इश्यूज़ हैं, जो एरर्स हैं, वो हम ओवरलुक कर जाते हैं। बहुत बार स्पेलिंग में बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ही बेसिक ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम क्रॉस इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमारा बेनिफिट है ना। चलो, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे किस प्रकार से हमें जो है IB के ACIO Tier 2 के जो ये न्यू इंट्रोडक्शन लॉन्ग आंसर्स हैं उन्हें कैसे टारगेट करना है, कैसे उन्हें अप्रोच करना है और कैसे उनसे डील करना है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स बिगिन। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हमें चार्ट से एक्सप्लेन किया गया है। चार्ट मैंने ही बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि चार्ट से क्या होता है कि इंटरेस्टिंग तरीका होता है याद करने का, दिमाग में रह जाते हैं इजी सिंपल मैनर में। तो आप देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक जो है पार्ट जूम करके बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी आंसर का इंट्रोडक्शन। बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन, है ना। अगर एक आंसर की बात करें तो आंसर का फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? आंसर का फर्स्ट इंप्रेशन है उसके 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन। भले ही वो मामूली 3-4 लाइन का होता है, लेकिन वो मामूली नहीं होता अगर आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन ऐड करें, अगर आप उसमें कुछ अच्छे कोट्स ऐड करें, अगर आप उसमें कुछ अच्छा पर्सपेक्टिव ऐड करें, एकदम कैची जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हुक विथ करंट एग्जाम्पल और हुक विथ अ वेरी गुड कोट और प्रेजेंट सेंट्रल आइडिया आप उसमें बताइए, है ना। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया क्या है आप उस इंट्रोडक्शन में बताइए। साथ ही जो मेन एंगल्स हैं, है ना, मेन एंगल्स जो आप पूरे आंसर में जिसे डिस्कस करेंगे उन मेन एंगल्स को इंट्रोडक्शन में ही बताना है। अब ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के साथ इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसी लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, प्रिवलेंट होता है, और उसी को हम विथ एग्जाम्पल सीखेंगे कि भैया ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं हर एक पर्टिकुलर बॉक्स में उसे किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है। तो आई हैव गॉट दैट सैम्पल आंसर ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों व्हेन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए बॉडी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये जो बॉडी फ्रेमवर्क है इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? एड्रेस चैलेंजेस फर्स्ट, है ना, कि पहले तो हमें बताना है कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर हमें बताना है कि अभी प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है, हम उस पर कैसे काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसमें सॉल्यूशन निकले, ठीक है। फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें किस प्रकार से ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है, उसके सॉल्यूशन क्या क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़, यही कि आगे जाके हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। यूज़ मल्टीपल एंगल्स, है ना। मल्टीपल एंगल्स किस प्रकार के होते हैं बच्चों? देखिए मैंने एंगल्स भी आप लोगों के लिए यहाँ मेंशन किया है। पॉलिटिकल एंगल्स कि भैया हम पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से, पार्लियामेंट से हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ ला रहे हैं, क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, है ना।
इसी के साथ आप देखिए सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही हैं, क्या क्या स्कीम उठा रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया था कि बहुत सारे जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास जो है इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि वो खुद ही का बिजनेस शुरू कर सकें। तो बहुत सारी नेशनल स्कीम्स निकली, बहुत सारी स्टेट स्कीम्स निकली जो कि यूथ को उन्हीं के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बैकएंड प्रोवाइड कर रही थी, लोन प्रोवाइड कर रही थी, इजी लोन एक्सेस प्रोवाइड कर रही थी, बहुत ही लेस इंटरेस्ट पे लोन्स दे रही थी। और बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कि युवाओं के लिए ऐसी स्कीम शुरू हुई हैं जिसमें युवाओं को अपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए, अपने बिजनेस, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये उनके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। तो ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स वही कि किस प्रकार से उन्हें रेगुलेट किया जा रहा है। सोशल एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा बच्चों? कम्युनिटी इम्पैक्ट, है ना, कि किस प्रकार से हम सोसाइटी में क्या क्या एक्शंस लें, सोसाइटी का जो भी प्रॉब्लम है उसे हम खुद इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ओवरऑल कंट्री, ये 3 एस्पेक्ट्स में किस प्रकार उसे सॉल्व करें, खुद में क्या चेंजेस लाएं, सोसाइटी में क्या चेंजेस लाएं, सोसाइटी में ऑलरेडी क्या हो रहा है उसे ओवरकम कैसे करना है, ये सभी पर्सपेक्टिव हम सोशल में ऐड करते हैं। इसी के साथ पब्लिक अवेयरनेस, कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ऐड कर रही है तो जब तक सोशल पर्सपेक्टिव से उसमें पब्लिक अवेयरनेस नहीं बढ़ाई जाएगी, उस स्कीम के बारे में लोगों को नहीं बताया जाएगा, जब तक लोगों को नहीं होगी इन्फॉर्मेशन, तब तक उस स्कीम का कोई मतलब रहेगा, उसको यूटिलाइज़ करने वाला ही कोई नहीं है। फिर वही कि जो ऑलरेडी परिपक्व हैं वही उसे यूटिलाइज़ कर लेंगे, जो ऑलरेडी स्टेबल हैं वही यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ड्यूरिंग आर लेक्चर, द कोर्स ऑफ आर लेक्चर, ये वाला भी और आगे के लेक्चर्स में भी हम जो है बाइलिंगुअल फोकस करेंगे एंड आई विल फोकस मोर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए करूँगी बच्चों क्योंकि बोलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, और सुनेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप खुद बोलेंगे तो आपको भी इंग्लिश से जो है कंफर्टेबिलिटी आएगी, और अगर मुझे इंग्लिश में बोलते हुए सुनेंगे तो शुरू शुरू में आपको हो सकता है समय लगे एडजस्ट करने में, बट 7-8 लेक्चर्स में एक ऐसी कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी कि आप इंग्लिश को सुनने में बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक बार आप सुनने में कंफर्टेबल हो गए फिर आप बोलने में कंफर्टेबल हो जाएंगे, बोलने में कंफर्टेबल हो गए तो आप लिखने में भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये मैं जानबूझ के ऑन पर्पस कर रही हूँ ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हमारे बेसिक इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए इंग्लिश सुन सुन के आप लोगों को आदत हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि अच्छा कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऐसी होती है, खुद बोलेंगे तो ऐसा लगेगा, लिखेंगे तो ऐसा लगेगा, है ना। तो आपकी भी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको इंग्लिश का थोड़ा इंक्लिनेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश का थोड़ा यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो। बच्चों हमारा फाइनल गोल क्या है? हमारा फाइनल गोल है कि हमें अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, क्वालिटी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अच्छे पॉइंट्स उसमें ऐड करना है। तो उसके लिए थोड़े हमारी तरफ से ये एफर्ट्स लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे से देखिए, अब सोशल वाली बात हो गई, पब्लिक अवेयरनेस। अब एक और एस्पेक्ट है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट इस प्रकार से बच्चों की किस प्रकार से जो है कोई भी चीज़ है या कोई भी टॉपिक हमें दिया हुआ एग्जाम में लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन में, तो उस टॉपिक का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कि वो देश की इकोनॉमी पे किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, वो एक सोसाइटी की इकोनॉमी पे किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है, वो महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को किस प्रकार इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा है, ये सभी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट को अफेक्ट कर रहा है क्या, इस प्रकार से। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये सब भी हम बात करेंगे। आगे देखिए बच्चों, कल्चरल। अब भारत एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स नेशन है, वी आर अ वेरी वेरी कल्चरली डाइवर्स नेशन। तो यहाँ पे कल्चरल भी एक पर्सपेक्टिव है जिसे हमें हमारे लॉन्ग आंसर्स में कवर करना है, स्पेशली अगर कोई इश्यूज या ऑब्स्टेकल्स या अपॉर्चुनिटीज़ वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कल्चरल पर्सपेक्टिव भी कवर करना है, बिकॉज इंडिया इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कल्चर। हमारा देश इतना कल्चर के कारण ही इतना खूबसूरत हुआ है, तो उसे हर एक एस्पेक्ट में कवर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे। हमने पॉलिटिकल देखा, सोशल देखा, इकोनॉमिक देखा, मैं और भी पॉइंट्स लाई हूँ आपके लिए। एक तो हमारा पॉलिटिकल लीगल एक ही बात हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एंगल इसीलिए क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के अब फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी, मतलब इवन खेती यानी कि फार्मिंग भी अच्छी टेक्नोलॉजी के बिना इनकम्प्लीट है बच्चों। तो डिजिटल सॉल्यूशंस, इनोवेशन, टेक चैलेंजेस, टेक सॉल्यूशंस, ये सब भी हमें आंसर्स में इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर अ क्वालिटी आंसर। ठीक है,
अब आप आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्वॉर्मेंट, बिना इन्वॉर्मेंट को ऐड किए हर एक पॉइंट, हर एक आंसर अधूरा है। क्यों? वंस अगेन इन्वॉर्मेंट में इतने ज़्यादा एनॉर्मस एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि ये जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस, ग्रीन हाउस गैस के कारण ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है, इतने ज़्यादा हम डिस्क्रिपेंसीज देख रहे हैं कि भैया गर्मियों में बारिश हो रही है, सर्दियों में ठंड नहीं पड़ रही है, सर्दियाँ जहाँ सितंबर से शुरू होनी चाहिए वहाँ दिसंबर जनवरी में सर्दियाँ शुरू ही हो रही हैं, ऑनसेट ऑफ विंटर्स लेट है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून लेट है। ठीक है, तो ये क्या, ये जो हम इतने ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट और नेचर के साथ क्या बोलते हैं, क्लाइमेट और नेचर के साथ हमने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर लिया है। ठीक है, तो खिलवाड़ करने के कारण क्या है, अब वो सब हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे इसीलिए इन्वायरमेंट को हमने तो ख़राब कर दिया, लेकिन हम उसको ख़राब करके छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, उससे सही करना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है उसे सही करना। तो इसीलिए हर एक एस्पेक्ट में जहाँ जहाँ हम इन्वायरमेंट का पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ वहाँ इन्वायरमेंट का पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे। बच्चों, एक मेरी तरफ से आपको अभी से ही ट्रिक है, अभी से ही ये ट्रिक और टिप मैं आपको दे रही हूँ। अपने लॉन्ग आंसर्स में, अपने एसेज में जितने ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स और उतनी ज़्यादा सिलेक्शन पॉसिबिलिटी आपकी है। अगर आपको, जैसे हम आगे एक सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मैं उसके थ्रू बताऊंगी, मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ऐसे बात नहीं करते, मैं आपको अप्लाई करके ही बताऊंगी, है ना, इट विल बी मोर फन लाइक दैट। चलो तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इस पे बात कर रहे थे, तो हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, पहला बॉक्स इज इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉक्स यू कैन सी बॉडी फ्रेमवर्क विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, थर्ड इज चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस यानी कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको चैलेंजेस डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा डिफाइन तो किया नहीं आईबी ने, यही है कि भैया सोशल करंट है ना, यही सब उन्होंने दिया है। तो सोसाइटी और करंट अफेयर्स में ज़्यादातर हम किस चीज़ पे एम्फोसिस करते हैं? अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई क्लाइमेट एरर आ गया, कोई जेंडर इनइक्वालिटी इशू आ गया, कोई एजुकेशन इशू आ गया, नेशनल इशू आ गया, इंटरनेशनल इशू आ गया, इन सब के ऊपर बात होती है। तो हम बच्चों इस पूरे हमारे कोर्स में जो भी हम, हमारा इतना लंबे समय तक हम लोग साथ रहने वाले हैं, इस पूरे बीच हम डेली की जो इवेंट्स हो रहे हैं, डेली के जो इवेंट्स हो रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बच्चों आज ये न्यूज़ में था, आज ये न्यूज़ में था, कल ये न्यूज़ में था, आज ये इंपॉर्टेंट हुआ, वो हुआ, इसमें से हम ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं, इसमें से ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इन पॉइंट्स को एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो मैं आप लोगों के लिए डेली न्यूज़ का कंपाइलेशन लेके आऊँगी, क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ ऑल अबाउट न्यूज़, उसी में हमारा सोशल इंक्लूजन रहेगा, उसी में हमारा इन्वायरमेंट रहेगा, उसी में टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर दूंगी, मैं सब कुछ उसमें आपके लिए कंपाइल्ड वर्जन लेके आऊँगी। साथ ही आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करूँगी मैं अपनी ही तरफ से। ठीक है, वैल्यू एडिशन में बच्चों मैं आपको कोट्स प्रोवाइड करूँगी, जो अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं जिससे आप कोई भी आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी आंसर की शुरुआत कर सकते हैं उन कोड्स की मदद से। तो ऐसे वैल्यू एडिशन कोड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिन्हें आप एक आंसर की शुरुआत में और उस एग्जाम के अंत में, उस आंसर के अंत में, आंसर के बीच में, उसकी बॉडी में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपका आंसर का जो एक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा सिर्फ उस कोड के यूटिलाइजेशन से, है ना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ की हमने बात करी थी ना कि हम हाउ वी शुड की फाइंड आउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ लाइंग। बच्चों, एक होता है कि प्रॉब्लम, एक होता है सॉल्यूशन। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक वही इंसान पहुंचता है जिसे प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं, अपॉर्चुनिटी दिखती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं तो आप उस दिक्कत को एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। तो अगर ये क्वालिटी आप में अभी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्वालिटी पैदा होते से नहीं आती है, ये क्वालिटी हम प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या है? हमारे क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम्स है। अगर हम उसमें दिक्कतों की जगह सॉल्यूशन ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे तो इजीली हम उसे केटर कर पाएंगे, है ना। तो यही जो है हम यहाँ पे सीखने भी वाले हैं। चलिए, तो हमने इसमें सारे जो 7 इंपॉर्टेंट एंगल्स है वो हमने देख लिए हैं बच्चों। 7 इंपॉर्टेंट एंगल्स हमारे किस प्रकार से होंगे? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एक हो गया हमारा लीगल, पॉलिटिकल को आप एक ही साथ ऐड कर लो, एक हो गया हमारा टेक्निकल, एक हो गया हमारा इन्वायरमेंटल। ठीक है, इसमें बच्चों थोड़ा बहुत एथिकल भी आता है। एथिकल इसलिए क्योंकि एज आई टोल्ड यू, है ना, कल्चरल एथिकल, क्योंकि हमारा जो भारत है वो बिना कल्चर के, बिना एथिक्स के इनकम्प्लीट है। हमारी फॉरेन पॉलिसी तक केवल और केवल कल्चर और एथिक्स पे बेस्ड है। वरना क्या रीज़न है कि हमारे किराए जो हमारे नेबर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म को शेल्टर करते हैं। जैसे पाकिस्तान टेररिज्म शेल्टर करता है, अफगानिस्तान टेररिज्म शेल्टर करता है, लेकिन भारत ने कभी भी कोई आतंकवादी प्रक्रिया को ना अलाउ किया है खुद के साथ होना। अगर होता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं
और ना ही हम अलाउ करते हैं कोई इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़, कोई मिलिटेंट एक्टिविटीज़, हम कोई भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को भी एंटरटेन नहीं करते हैं और दूसरे देशों में भी कोई आतंकवादी स्पॉन्सर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा यूएसए की भी हिस्ट्री रही है बच्चों आतंकवादियों को स्पॉन्सर करने की। यहाँ तक यूके ने भी जो है बहुत ज़्यादा डिवीजन कॉज किया है, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ हारमनी रही है विश्व में यूके के कारण, ब्रिटेन के कारण। आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को जो है पनाह देता है, बहुत ज़्यादा शेल्टर देता है। अफ़गानिस्तान हो गया, बुर्किना फासो में भी इतनी ज़्यादा टेररिस्टिक एक्टिविटीज़। लेकिन भारत में कभी आप नहीं देखेंगे कि इंडिया ने कभी कहीं पे किसी देश को टारगेट करके भेजा हो। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों, हम भारत का हमेशा से प्राचीन काल से ही कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हमारे कल्चर में यही हमें सीख मिली है हमारे देश में कि भैया कभी भी जो है दूसरे लोगों पर, दूसरे देशों पर हमला नहीं करना है। और यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, या कोई भी युद्ध उठा लो आप, तो किसी भी युद्ध में भी कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि भारत ने आगे से हमला किया हो। हमने बस खुद की प्रोटेक्शन के लिए खुद को बचाया। हमने किसी देश की किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए भी कभी कुछ हमला नहीं किया है। इससे हमें, अगर हम इसे अपने आंसर्स में इंक्लूड कर पाएंगे एक दो लाइनों में, तो ये हमारे आंसर की वैल्यू और हमारी आंसर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देगा, जिससे हमें ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना बच्चों। चलो, तो यहाँ पे बच्चों लॉन्ग आंसर को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, एक बहुत ही अच्छा सुंदर लॉन्ग आंसर बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप रहता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हम, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते। बहुत बार देखा गया है कि जो बच्चे हैं क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। आप देखो बच्चों, आपको जब डिस्कशन की बात होगी या क्वेश्चन के आंसर राइटिंग की बात होगी, अगर हम सैम्पल क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको 3 अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू, दूसरा आपको शब्द मिलेगा एनालाइज दिस पर्टिकुलर इशू, तीसरा मिल सकता है क्रिटिकली एनालाइज। अब तीनों में मुद्दे सेम है, लेकिन पहला जो शब्द है वो बदल गया। सबसे पहले था डिस्कस, दूसरे ऑप्शन में था एनालाइज, तीसरे में था क्रिटिकली एनालाइज। तो क्या तीनों के आंसर सेम होंगे? भले ही मुद्दा वही है, भले ही इशू वही है, भले ही वो सोशल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज द सेम, बट इफ द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस देन द आंसर ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है तो हमारा जो आंसर है वो भी, उसकी क्वालिटी भी और उसके तरीके भी बदलेंगे। डिस्कस मतलब एक बहुत बेसिक एस्पेक्ट होता है कि आपको बेसिक चीज़ें कवर करनी है, सरफेशियल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। एनालाइज में आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब देखना है। क्रिटिकली एनालाइज में पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जितने भी इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट्स हैं, सारे के सारे जो आपके उस मुद्दे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको वर्ड्स बना रहे हैं, उसको बेटर बना रहे हैं, वो हर एक चीज़ हमको बारीकी से वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं आंसर की डेप्थ शब्द के हिसाब से गहरी होती जा रही है ना। जहाँ शब्द पहले डिस्कस था वहीं क्रिटिकली एनालाइज, कितना आंसर गहरा है। क्रिटिकली एनालाइज में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, डिस्कस में बेसिक डिस्कशन टाइप हमें आंसर लिखना है। एक ही शब्द से हमारे आंसर की सूरत बदलती है और बच्चों को ये समझ में नहीं आता, जिसके कारण सही आंसर उनको लगता है कि हमने पूरा मुद्दा तो लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट पूछा था तो हमने सब लिख तो दिया, बेसिक चीज़ें कवर कर तो ली कि हाँ ये इशूज़ है, ये सॉल्यूशन है, तो फिर हमें क्यों नहीं, क्योंकि बेसिक नहीं पूछा था ना, उन्होंने पूछा था एनालाइज, उन्होंने पूछा था क्रिटिकली एनालाइज, है ना। तो यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो गई है सवाल को समझने में। बहुत बार सवाल कुछ और पूछा जाता है, हम कुछ और बता दें। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर पूछा है, हम बता देंगे कि भैया एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल रहा है, अभी भी खेती होती है, मैन्यूर फर्टिलाइजर होता है, थोड़ा बहुत हमने मशीन्स का बता दिया, हमने बोल दिया कि हाँ इंसेंटिव चल रहा है ये वो। उन्होंने ये पूछा है क्या? उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है या टेक्निकल एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है ना। तो हमें यहाँ पे, क्योंकि लिमिटेड वर्ड है, वर्ड काउंट लिमिटेड है बच्चों, समय लिमिटेड है, तो हमें वो होता है ना बीट अराउंड द बुश, हमें वो नहीं करना। वी डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना है आसपास की इररिलेवेंट बातों में। अगर टॉपिक में टेक्निकलिटी पूछी है तो हमें टेक्निकलिटी बोलना है, टॉपिक में अगर इकोनॉमिकली इवेल्युएट करने को बोला तो हमें इकोनॉमिकली करना है। जो बोला है उसी की गहराइयों को आप एक्सप्लोर कीजिए अपने आंसर राइटिंग में, तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप देखिए प्लान स्ट्रक्चर। अब बहुत बच्चों में ये भी देखा गया, जैसे ही क्वेश्चन मिल जाता है वैसे ही आंसर लिखना शुरू। टेक टाइम। आप अगर आंसर लिखने के पहले 2 मिनट 3 मिनट ले लेंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। वहीं अगर आप क्वेश्चन देखते से आंसर लिखना शुरू कर देंगे ना तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। ये कैसी बात कर रही हूँ मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, हम तो 2-3 मिनट बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, जब हम क्वेश्चन देखते से आंसर लिखने लग जाते हैं तो हमारे मन में जो है हम वो लिखते जा रहे हैं, जो आ रहा है लिखते जा रहे हैं। हमने पॉइंट की कनेक्टिविटी नहीं बिठाई, हमने एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि अच्छा पहले मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे ये इसकी बात करूँगी,
फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करके इसकी बात करूँगी, फिर इसकी बात, ऐसे पॉइंट बेस्ड मैप बना लिया। अब लिखना शुरू करती हूँ। अब जब स्ट्रक्चर के बाद लिखना शुरू करूँगी तो मैं नॉन स्टॉप पूरा आंसर लिख पाऊँगी। लेकिन मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा और बिना स्ट्रक्चर प्लान के आंसर लिखने लगी, तो मैंने थोड़ा सा लिखा और फिर मैं अटक गई कि अब इसको किस चीज़ से कनेक्ट करना है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है और इसमें अब और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं, अब इसको मैं फ्रेम कैसे करूँ। तो आप आंसर लिखते लिखते बीच में रुक जाएंगे, है ना। तो शुरू के 2-3 मिनट स्ट्रक्चर प्लानिंग में देना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि एकदम कंटिन्यूसली लिख दिया और फिर बीच में रुक गए और सोचने लगे। दैट इज़ वर्स। उससे आपका उस टाइम पे मोरल डाउन हो जाएगा और आप बाकी क्वेश्चंस को भी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखने में छोटी लगती हैं पर बिल्कुल भी छोटी नहीं। इनसे हमारी परफॉर्मेंस बहुत हिंडर भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी हो सकती है। अगर आप स्ट्रक्चरिंग करके आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी। बिना स्ट्रक्चर प्लानिंग के मन से ही लिखने लग जाएंगे तो फिर आपका मार्क्स जो है कम हो जाएंगे बच्चों। ये एक प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लान स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखिए राइटिंग प्रोसेस, है ना। राइटिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर से रिमाइंड है। अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिया तो हमारा राइटिंग बहुत स्मूथ होगा, बहुत इजीली हम कनेक्ट कर करके लिख पाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो हमारे कनेक्टिविटी जो एक आंसर में होना चाहिए ना, कि अच्छा ये पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि वो इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा था, है ना। कि चलो हमने 106 अमेंडमेंट की बात करी है ना, हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है। तो पहले हम बात करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, पहले हम बात करेंगे कि हमारा प्राचीन सभ्यता किस प्रकार थी, किस प्रकार से महिलाओं को हमेशा से जो है रखा गया था, हमेशा उनको पढ़ाया भी जाता था, हमेशा बहुत सारी रानियां भी थी। झांसी की रानी का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, बहुत सारी बेगम भी थी जिन्होंने रूल किया है, रजिया, इन सब सुल्तान वगैरह का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उसमें कभी भी महिलाओं को ऐसे बांध के नहीं रखा गया, है ना। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए तो, पर धीरे धीरे जिस प्रकार इन्वेडर्स आते गए उस प्रकार से फिर हमने हमारी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए थोड़े बहुत उन पर जो है ये सब लगाया। बट वो इन्वेडर्स चले गए, लेकिन ये जो एक कल्चर है ये ऐसा कैसा रह गया, है ना। हमने उनको जो है पहले प्रोटेक्शन करने के लिए जो उन पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, वो फिर हम समझने लग गए कि इनको तो रिस्ट्रिक्शंस ही रखना है, प्रोटेक्शन के नहीं, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन के हो गए, है ना। तो इस पूरी डिटेल को आप 2 लाइन में ही डिस्क्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे किस प्रकार से पुरानी सभी चीज़ों को हम इरेडिकेट करें अब धीरे धीरे, है ना। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण महिलाएं जो है जेंडर गैप अपना फील करती हैं सोसाइटी में, उनकी पेमेंट में एक जेंडर के कारण इन्फ्लुएंस आता है, सेम काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, महिलाओं को कम, घरों में भी इनइक्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग में इनइक्वालिटी, करियर में इनइक्वालिटी, ठीक है, जॉब्स में इनइक्वालिटी, बहुत सारी नौकरियां जिसमें आदमियों को प्रेफरेंस मिलता है ना। इसमें आप अलग अलग बता सकते हैं कि इतने चैलेंजेस जो हैं प्रेजेंट सोसाइटी में हैं। अब हम अभी क्या कर रहे हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि हम गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, उसमें हम सोशली इतने सारे चेंजेस ला रहे हैं, इंडिविजुअली जो है लोग ये कर रहे हैं, फिर आगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो 106 का जब अगर बात की जाए तो ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक है, ये जो मैंने बताया बेसिक है कि कोई भी विमेन एम्पावरमेंट का आंसर आ जाए तो हमें इसको बेसिक ऐसे डिफाइन करना है। अब अगर यहाँ 106 आ गया कि सिर्फ ये बताना है कि 106 अमेंडमेंट का विमेन एम्पावरमेंट पे क्या है, तो हम क्या इतना सब कहानी लिखेंगे, बीट अराउंड द बुश हो गया। तो 106 अमेंडमेंट में हम पॉलिटिकली एनालाइज करेंगे कि पॉलिटिकली हमेशा से महिलाएं कैसी थी, है ना। पॉलिटिकली क्या महिलाएं डिसीजन मेकिंग में थी, तो हाँ हमारे प्राचीन काल में बहुत महिलाएं थी, बहुत सारी महिलाएं थी जो रानियां थी, उन्होंने ही पूरा शासन चलाया है। बहुत फेमस रानियां हैं, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, है ना। जब आपने ACIO Tier 1 दिया होगा, तो नहीं भी दिया होगा तो मैं पढ़ा दूंगी आपको जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे प्राचीन सभ्यता में बहुत महिलाओं के ऊपर अभी भी देखो, आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, आप साउथ में देखो, महिला सभ्य पूरी की पूरी मैट्रियार्कल सोसाइटी चल रही है ना। पेट्रियार्की थोड़ी बहुत नॉर्दर्न साइड है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्टर्न जाओ, सदर्न इंडिया जाओ, पूरी मैट्रियार्कल सोसाइटी है। महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं नौकरी करती हैं, महिलाएं फाइनेंशियल डिसीजन ले रही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें उसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कनेक्ट करना है, फिर धीरे से एक सोशल उसमें एंगल डाल देना है कि सोसाइटी में किस प्रकार से फिर इसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और अगर ये सब हम कर लेंगे, जैसे पॉलिटिकली 106 आ गया, पॉलिटिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पॉलिटिकली महिलाओं के लिए फाइनेंशियल एड्स आ गई, शी प्रोग्राम आ गया प्रेसिडेंट का, ये सब भी आ गया, तो इसका प्रभाव आगे क्या होगा, है ना। किस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, मॉडर्नाइज भी होगा, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो अभी तक नहीं आ पा रहा है वो भी हम पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो यही मेरा आगे का क्वेश्चन भी है। इसको मैं एक इंग्लिश में पूरा सैम्पल आंसर लेके आई हूँ कि कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, राइटिंग प्रोसेस इसलिए स्मूथ होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। अब वैल्यू एडिशन मैंने आपको शुरू में ही समझाया था कि बच्चों आंसर तो सब लिखेंगे,
वो क्या है जो आपका आंसर अलग बनाएगा, वो क्या है जो आपके आंसर को स्टैंड आउट करवाएगा, वो क्या है जिससे आपका आंसर देख के एग्जामिनर को लगे कि यार ये इंसान का जो आंसर है इसको एक्स्ट्रा मार्क्स डिजर्व, या दिस आंसर डिजर्व्स एक्स्ट्रा मार्क्स, दिस आंसर डिजर्व्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन द ACIO Tier 2 फेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों हमें उस आंसर को स्टैंड आउट बनाना है, और ये होगा वैल्यू एडिशन से, क्योंकि ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ हर बच्चा लिखेगा। आपके आंसर को स्टैंड आउट बनाएगा आपके लिखने का तरीका, राइटिंग प्रोसेस, आप कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया है, किस प्रकार से जो है आपने उसको असेंबल किया है ना, आपके शब्दों का चयन कैसा है, और उसमें आपने क्या क्या ऐसे एक्स्ट्रा कैची पॉइंट रखे हैं जिससे एग्जामिनर को लगा कि इसने कितना सही है यहाँ पे कोट लिखा है, एकदम है ना, एकदम कनेक्ट हो जाए। तो ये हमको डिफरेंस लाना है, ये स्पार्क हमें लाना है। आगे देखो, प्रैक्टिस रिव्यू, प्रैक्टिस एंड रिव्यू। ठीक है, हमें अगर हमारे आंसर की क्वालिटी एग्जाम वाले दिन अच्छी करनी है तो उसके लिए एग्जाम तक हमें रेगुलर प्रैक्टिस लगेगी, हमें रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू यानी हमारे जो लिखे हुए आंसर हैं उनको ये नहीं किसी पढ़ लिया हाँ ठीक है ना, उन्हें हमें रिव्यू करना है, इन द सेंस हमें देखना है, हमें उसको खुद असेसर बन के इवेल्युएट करना है, हमें देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते थे कि इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती, कि मैंने ये आंसर लिखा है, मैं इसमें क्या सुधार सकती थी, अगर मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करती तो क्या ये आंसर अच्छा लगता, हाँ अच्छा लगता, अगर ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको हटा देती मैं तो क्या आंसर और बेहतर हो जाता, ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ अच्छा हो जाता। तो जब हम खुद से एनालाइज करते हैं बच्चों तो वो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, हम कितने पानी में हैं, और फिर हम खुद ही से एक अकाउंटेबिलिटी लेके उसे और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो खुद का जो रिव्यू होता है वो बेस्ट रिव्यू होता है। ठीक है, बाकी आपके पास आपके टीचर्स तो हैं ही आपको रिव्यू में हेल्प करने के लिए, है ना। चलिए अब हम एक सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो भी मैंने वैल्यू एडिशन बोला अलग अलग साथ हमने इतने सारे देखे कि भैया पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, इसको किस प्रकार से एक आंसर में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फॉर द टॉपिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द इंडियन वर्कफोर्स एन इफेक्टिव अप्रोच वुड बी। ठीक है, टॉपिक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडियन वर्कफोर्स, डिस्कस। ठीक है, क्या बोला कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द इंडियन वर्कफोर्स डिस्कस, कि यानी कि चैलेंजेस यानी कि दिक्कतें, महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें उनका वर्क एक्सपीरियंस कठिन बना रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ यानी उन्हें क्या क्या मौके मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है गवर्नमेंट एक्शन से, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वेलफेयर स्कीम से। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को महिलाओं को हमें डिस्क्राइब करना है किस प्रकार वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उन्हें इस्तेमाल करके महिलाएं क्या अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकती हैं। ठीक है, और इंडियन वर्कफोर्स यानी कि हमें हमारा वर्क कल्चर भी डिफाइन करना है। अब इसमें कुछ मेंशन किया है क्या, इसमें गवर्नमेंट मेंशन किया है, प्राइवेट मेंशन किया है क्या, नहीं, तो हमें सब कवर करना है, हमें गवर्नमेंट भी कवर करना है, हमें पॉलिटिकल कवर करना है, हमें प्राइवेट भी कवर करना है, हमें सब एस्पेक्ट कवर करना है। तो उसका अप्रोच कैसा होगा, इफेक्टिव अप्रोच कैसा होगा इस आंसर का। अब देखना कि हमें वर्ड लिमिट भी मेंटेन करनी है। पहले इस आंसर को देखो, ये इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक हमारी बॉडी है, यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड करना शुरू कर दिया, और इधर हमने ये अपॉर्चुनिटीज़ की किस प्रकार से हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, यहाँ तक हमारी बॉडी चली। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। आप देखिए, पहले हमने इंट्रोडक्शन एक कोट दिया, उसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हाँ ऐसे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे, हमने इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफाइन कर दिया। यहाँ से हमारी बॉडी शुरू हुई है, इस बॉडी में हम सिर्फ दिक्कतें, मैंने क्या कहा था पहले हमें दिक्कतें डिस्कस, इस बॉडी में हम सिर्फ दिक्कतें बताएंगे कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे वर्स हुई, करंट में क्या चल रहा था, इसमें हमने कोविड-19 पैंडेमिक में इंक्लूड किया बच्चों। फिर उसके बाद हम हाउएवर कि दिक्कतें हैं पर फिर भी कुछ बदलाव भी है, कोई अपॉर्चुनिटी भी है, कोई मौके भी दिए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, तो हमने हाउएवर करके उसको थोड़ा पॉजिटिव बदला। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नेगेटिव है, हमने उसको नेगेटिविटी को डिस्कस किया कि हाँ हाँ ये दिक्कतें हैं, फिर हमने उसको पॉजिटिव में बदला, और फिर उसके बाद उस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू करके कि ये जो अभी चल रहा है इसको हम और बढ़ा सकते हैं, हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को और बेहतर कर सकते हैं, करते करते फिर हमने एकदम पॉजिटिव नोट में उसको कंक्लूड कर दिया। समझ गए आप। तो ये हमने ओवरव्यू देखा। अब इस आंसर को डेप्थ में पढ़ते हैं, मैं आपको इसको रीड करके आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी। ठीक है, ये करने से पहले मेरा एक आपको सजेशन है कि आंसर्स रटना नहीं है। ये जो आंसर है ये कोई भी बच्चा यहाँ रटेगा नहीं,
ऐसे बच्चों बहुत सारे सैम्पल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, कोई भी आंसर रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। रटने से क्या होता है, हमारा खुद का एक जो यूनिक एंगल है ना वो ख़त्म हो जाता है, और एग्जामिनर्स को यूनिक एंगल देखना है। ऐसे तो आपको किताबें मिल जाएंगी जहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स लिखे, तो आप क्या सभी रट के जाएंगे? कुछ नहीं रटना। हमें हमारी भाषा सुधारनी है, हमें हमारा स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस सुधारना है, हमें हमारी कंटिन्यूटी वाली जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसको सुधारना है। हम इससे भी बेहतर आंसर लिखने की खासियत और अपने में एक पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है? खुद को पहचानो, खुद के पोटेंशियल को पहचानो, किसी का भी कुछ कॉपी नहीं करना है। ये मैं लाई हूँ, मैं इसी टॉपिक पे इससे अलग 5 आंसर ला सकती हूँ, आप पाँचों याद करेंगे? हमें कुछ याद नहीं करना, हमें बस ये सैम्पल आंसर है, इसे देखना है, इसे समझना है। हम इसमें होते तो हम इसको कैसे लिखते वो लिख के देखना है। इसमें अपने ही यूनिक तरीके लाने हैं ताकि आपका आंसर स्टैंड आउट। हमें हमारे आंसर को दूसरों से अलग बनाना है ना? हमें हमारे आंसर की क्वालिटी सुधारनी है, लैंग्वेज सुधारनी है दूसरों से। अगर हम याद कर लेंगे तो फिर हमारे आंसर्स में दूसरों के आंसर्स में फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना? तो ये एक सैम्पल आंसर है, ऐसे बहुत सैम्पल आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उन सैम्पल आंसर्स को प्लीज़ याद मत कीजिएगा, आपका नुकसान होगा उसे याद करने में, है ना? आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बच्चों आपको समझ में आएगा कि बच्चों एक और चीज़, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि जो हमने पढ़ा वो एज इट इज़ आ गया, है ना? हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एग्जामिनर वो एक होता है कि हाँ हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हमारे आंसर्स और क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए, जो कि होगा, लेकिन क्या एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो सकता है? क्या एज इट इज़ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी रिपीट हो सकता है? एज इट इज़ रिपीट नहीं हो सकता, है ना? तो अगर एज इट इज़ रिपीट नहीं हो सकता है तो हम एज इट इज़ आंसर वहाँ लिख के आएंगे तो हमारा ही नुकसान है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी आंसर रटना नहीं है, याद नहीं करना, क्वेश्चन देख के समझना है कि अच्छा इस आंसर में इस क्वेश्चन को इस प्रकार से जो है एनालाइज किया गया, इस प्रकार से डिस्कस किया गया, अच्छा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ा गया, इसको ऐसे समझना है, उसको ऐसे डिबंक करना है पूरा, ठीक है? ताकि अगर एग्जाम में आपको कुछ नया अलग ही प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें से भी कुछ पॉइंट उठा पाओ, क्योंकि आपने उसे समझा हुआ है, आपने उसे रटा नहीं है। रटेंगे तो आप पॉइंट्स उठा नहीं पाएंगे, इंटरमिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम इस सैम्पल आंसर के डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए शुरुआत कैसे हुई, स्वामी विवेकानंद के बहुत ही खूबसूरत से कोट से हुई है, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड, है ना? हम क्या बात करें बच्चों, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़। तो बच्चों महिलाएं जो हैं पूरे विश्व की जनसंख्या की 50% तो महिलाएं हैं। अगर हम 50% महिलाओं को घर में बिठा देंगे, उनका सब कुछ छीन लेंगे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा, जैसे अफगानिस्तान काबुल वगैरह में चल रहा है ना, उनके रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, उनको बाहर नहीं निकलने देंगे, उनसे सिर्फ रोटियां बनवाएंगे, तो हमने पूरे विश्व के 50% की तरक्की को घर में बिठा दिया, उस पर ताला लगा दिया हमने, है ना? समझ रहे हैं? तो विश्व जिस स्पीड से प्रगति कर सकता था उस स्पीड से तरक्की कर पाएगा क्या, प्रगति कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमने 50% तक को ऐसे दबा दिया, डोमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का यही कहना था कि भैया देयर इज नो चांस फॉर वेलफेयर of the world unless condition of women is improved, unless the 50% of the population is given the equal opportunity as the rest 50% of the population। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हमें दुनिया को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आगे देखो, women's participation in the workforce is crucial for India's economic and social growth। कि भैया अगर हमें इसको हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्यों? क्योंकि इंडियन वर्कफोर्स, वहाँ वर्ल्ड की वर्कफोर्स की बात हुई है क्या, वहाँ इंडियन वर्कफोर्स की बात हुई है, इसलिए हमने इंडियन, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, है ना? कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है अगर हमें हमारी वर्कफोर्स को बेहतर बनाना इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है? यहाँ पे देखो, डिस्पाइट प्रोग्रेस वुमेन स्टिल फेस द चैलेंजेस। क्वेश्चन में क्या बोला है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हम चैलेंजेस डिस्कस करने वाले हैं तो हमने चैलेंजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अभी प्रोग्रेस चल रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं चल रही, बहुत स्कीम्स हैं, लेकिन प्रोग्रेस के बावजूद भी अभी भी महिलाएं जो हैं बहुत दिक्कतें फेस कर रही हैं और उनका फुल पोटेंशियल लिमिट कर दिया जा रहा है ना? उनका फुल पोटेंशियल नहीं आ रहा, जिससे भारत का फुल पोटेंशियल नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये जो मेन चैलेंजेस हैं हमें देखें कैसे इसको किया है, सोशल कल्चरल, ये जो सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं ये मेन चैलेंजेस हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारा भारत डाइवर्स है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, तो उन रिलीजनों के अलग अलग बिलीव्स हैं। बहुत सारे रिलीजन मानते हैं कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, बहुत सारे मानते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये जो कल्चरल और सोशल बैरियर्स हैं, ये जो जेंडर बैरियर्स हैं, ये जो आइडियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स के यही मेन रीज़न है कि महिलाएं आगे इतना नहीं बढ़ पा रही हैं। इसी के साथ पेट्रियार्कल माइंडसेट, इन्हें कौन रोक रहा है काम करने से? महिलाओं को कौन रोक रहा है? घर में कौन बिठा रहा है?
कौन इन्हें बोल रहा है कि पढ़ना नहीं है? कौन कर रहा है? क्या महिलाएं खुद कर रही हैं? महिलाएं खुद बैठ जा रही? नहीं। कौन? पेट्रियार्कल माइंडसेट, ये जो आइडियोलॉजी इतने समय से चले जा रही थी, जिसे रूढ़िवादी कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, वो। ठीक है, तो पेट्रियार्कल माइंडसेट भी हमने कितने सारे अलग अलग पॉइंट्स मेंशन कर दिए हमने। 2 लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम दूसरी लाइन तक आए नहीं हैं, पर हमने कितने पॉइंट्स मेंशन किए अलग अलग, देखो। सोशल, कल्चरल, पेट्रियार्कल माइंडसेट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, वेज गैप्स, हमने इतनी सारी चीज़ें 2 ही लाइनों में मेंशन। समझ रहे हैं आप? तो आपके आंसर में जितने मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस होंगे, जितनी डाइवर्सिटी होगी, उतना आपका आंसर शानदार होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। अक्सर देखा गया है कि सेम काम के लिए आदमियों को प्रमोशन मिल जाता है, औरतों को नहीं मिलता। सेम काम के लिए द मेल काउंटर पार्ट आर अर्निंग मोर एंड वीमेन आर नॉट अर्निंग एज मच, है ना। बॉलीवुड का भी एक मुद्दा उठा था कि भैया एक्ट्रेसेस को इतनी पेमेंट नहीं मिलती है, एक्ट्रेस को मिलती है, जबकि एक्ट्रेसेस का स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा होता है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेज गैप्स, यानी कि तनख्वाह में जो डिफरेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया। सेफ्टी कंसर्न्स, बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस हरासमेंट, है ना, हम वर्कफोर्स की बात करें ना, तो बहुत सारे ऑफिसेज में हरासमेंट के केसेस आते हैं, तो यानी कि वर्क प्लेस भी सेफ नहीं है महिलाओं के लिए। फिर आगे देखो, हरासमेंट मेंशन किया है यहाँ पे। मैनी वीमेन स्ट्रगल ड्यू टू लैक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। अब बच्चों, ये तो नेचर है, नेचर का नियम है कि हर एक स्पीशी की जो महिला है, जो फीमेल है, हर एक स्पीशी का जो फीमेल काउंटर पार्ट है, वो ही दुनिया को आगे बढ़ाएगा, वो ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाएगा, वही अगली जनरेशन को लाएगा। अगर महिलाएं नहीं है तो आगे वाली जनरेशन नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। ये एक कर्ज की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हालांकि बहुत सारी बड़ी एमएनसीज ऐसी हैं, बहुत सारी हमारी सरकार भी बहुत मैटरनिटी लीव्स देती है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी मैटरनिटी लीव्स देती हैं। लेकिन हम बात करें इंडिया की, इंडिया में अभी भी बहुत कंपनीज हैं जो मैटरनिटी लीव्स देती ही नहीं है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी होती है, उनका इतना मेजर ऑपरेशन होता है कि वो खड़ी नहीं हो सकती हैं, उस समय के लिए भी उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, बेनिफिट्स नहीं दी जाते, जो कि सरकार ने मैंडेटरी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शन फ्लेक्सिबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि अनसेफ कंडीशन, अनसेफ टाइमिंग में महिलाओं को बुलाया जाता है, अनसेफ प्लेसेस पे जो है उनका ऑफिस है, तो ये जो है वर्क टाइमिंग्स का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कोविड-19 को भी मेंशन किया, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स को किस प्रकार से इंक्लूड किया है। कोविड-19 पेंडेमिक ने भी बहुत सारी महिलाओं को नौकरी से बाहर कर दिया। ठीक है, पर्टिकुलरली इनफॉर्मल सेक्टर की बात की जाए तो इसे क्या आगे, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ाई ही नहीं बराबरी से हो रही है, तो हम वर्क फोर्स में महिलाओं को किस प्रकार इंक्लूड करेंगे। अगर हमें महिलाओं को वर्क फोर्स में शामिल करना है तो पहले उन्हें हमें सशक्त करना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उनमें स्किल्स डेवलप करवानी पड़ेगी, तब जाके तो महिला एलिजिबल होंगी कहीं पर काम करने के लिए। तो लैक ऑफ एजुकेशन, कि भैया पढ़ाई ही नहीं हो रही है ना। साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है स्किल्स का और पढ़ाई का। ठीक है, स्पेशली हम बात करते हैं, इसमें रूरल एरिया को भी हाईलाइट कर दिया। तो आप इस एक पैराग्राफ को देखो बच्चों, कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 lines. We have discussed COVID-19. We have discussed all the aspects, starting from cultural, political, harassment हो गया, safety aspect हो गया, patriarchal mindset हो गया. We have discussed every little thing in these seven lines. ठीक है, दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमने किसी एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं किया। बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पेट्रियार्कल माइंडसेट लिखा और इसी को इलेबोरेट करते चले गए, इसी को इलेबोरेट, इसी को इलेबोरेट। पेट्रियार्कल माइंडसेट आपने लिख दिया ना, आपका जो असेसर है वो समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो। आप एक पॉइंट को ज़्यादा इलेबोरेट करने के बजाय मल्टीपल पॉइंट्स छोटे छोटे तरीके से डालो। समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात? मल्टीपल पॉइंट्स इंक्लूड, क्योंकि आपके पास स्पेस और वर्ड लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, तो हमें यहाँ पर उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है। हमें मैक्सिमम पॉइंट्स डालना है, पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, वो असेसर हैं वो समझ जाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब हम यहाँ आगे कि हाउएवर, हमने एक पैराग्राफ पूरा चैलेंजेस को डिस्कस कर लिया कि ये चैलेंज वो चैलेंज। अब हम थोड़ा पॉजिटिव करें हमारे आंसर को, है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी तो ज़रूरी है एक ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही चैलेंजेस हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सरकार स्कीम्स ला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें आप आपके राज्य से कोई स्कीम ऐड कर सकते हो। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र के तो माझी लड़की। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप स्कीम्स ऐड कर सकते हो, हर एक स्टेट की वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसी के साथ स्किल इंडिया शी प्रोग्राम आप ऐड कर सकते हो जो प्रेसिडेंट का है, शी इंस्पायर्स। इसी के साथ हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, सभी में महिलाओं को जो है एक एज मिल रही है। इसमें आप अगर पॉलिटिकल मेंशन करना चाहते हैं तो 106 अमेंडमेंट से आप लोकसभा का 33% रिजर्वेशन मेंशन कर सकते हैं कि हम पॉलिटिकल भी उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इज ऑल्सो वर्कफोर्स ना। लीडरशिप,
जो इतने सारे हमारे नेता होते हैं ये भी तो काम ही कर रहे हैं ना, ये वर्कफोर्स का हिस्सा है। तो आप इसमें एक ये 5-6 शब्दों में ये पॉइंट, पॉलिटिकल पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है, महिलाएं जिस जगह पर है वहीं रहकर काम कर सकती हैं। गांव से भी महिलाएं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, है ना। इसी के साथ महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस वाला बढ़ाया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं, SHG का, ठीक है। इसी के साथ इससे क्या हो रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, विजिबिलिटी उनकी बढ़ रही है, उन्हें फंडिंग से सपोर्ट किया जा रहा है, मेंटोरशिप प्रोग्राम से सपोर्ट किया जा रहा है, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ला रहे हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स ला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही, ये सभी गवर्नमेंट कर रही है ना। तो उसे हम ऐसे एग्जाम्पल से जो है बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। आगे देखो, अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज यानी इन अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वर्कफोर्स को बेहतर बनाने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो सेफ्टी लॉज है उनको स्ट्रिक्ट करें। जो मैटरनिटी, अब देखो ये वाला जो है ना बच्चों, यहाँ हमने जितने भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इधर आपको दिखेगा। हमने क्या डिस्कस किया था कि वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो हमने यहाँ पे कि भैया वर्क प्लेस को सेव करने के लिए सेफ्टी लॉस लाओ। मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं है तो मैटरनिटी बेनिफिट्स लाओ। इसी के साथ हमने बोला है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी में, तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करो। इसी के साथ हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी महिलाओं के ऊपर है, घर की, बाहर भी काम करे, घर पे आके सबका खाना अकेली बनाती है, क्यों, आदमी भी तो काम करे, महिलाएं भी काम करें, आदमी भी 8 घंटे काम करे, महिला भी 8 घंटे काम करे, तो क्यों फिर महिला को ही घर पे आके रोटी बनानी, क्यों महिला को ही आके काम करना है, क्यों महिला को ही आके सब कुछ, आदमी भी तो कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। तो यहाँ पे कि शेयर्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब दोनों ही बाहर में बराबर काम करें तो घर में भी बराबर काम कर सकते हैं, तो शेयर्ड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना ट्रेनिंग में, क्योंकि एजुकेशन नहीं हुई तो जॉब नहीं मिलेगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो एजुकेशन में उन्हें एनरोल करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, हाई स्कूल पहुंचाना, उन्हें कॉलेजेस पहुंचाना, उन्हें स्किल सिखाना। स्किल का भी हमने किया था, लैक ऑफ स्किल, महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा एक देखा जाता है, वॉइड देखा जाता है, उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो उन्हें स्किल सिखाना। वर्क प्लेसेस में महिला जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें प्रमोशन देना उनके करियर के हिसाब से, उनके ग्रोथ के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने एज सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए। अब हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि भैया कंक्लूजन में जितने भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के जितने भी चैलेंजेस हैं उन्हें एड्रेस करो, ठीक है, उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन दो, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ला उनका, ठीक है। तब जाके हमारी जो वर्कफोर्स है उसमें हमारी महिलाएं भी बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, और महिलाओं के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इंडिया एज अ होल बहुत ही ग्रो होगा, ठीक है, बहुत ग्रोथ देखी जाएगी। पॉलिसीज़ को हम अच्छे से अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ ना केवल वर्क प्लेस सेफ्टी बल्कि एज अ होल नेशनल सेफ्टी भी अच्छी खासी होगी। महिलाओं को सशक्त करेंगे पॉलिसीज से, एजुकेशन से, कल्चरल चेंज से, तो हमारा देश प्रॉस्परस होगा। तो आपको याद है हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, जब तक महिला का वेलफेयर नहीं होगा, तब तक दुनिया नहीं अच्छी हो सकती, हमने ये कहा था। फिर हमने उसको इंडिया से कनेक्ट किया। आखिर में भी हमने क्या कहा कि अगर दुनिया को अच्छा करना है, भारत को अच्छा करना है, तो महिला को सशक्त करना पड़ेगा, महिला के लिए वेलफेयर स्कीम्स करनी पड़ी। तो हमने शुरू और आखिरी को कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन कैसे आता है, जब हम आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं, जब हम आंसर को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से पूरा जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, मैंने आपको यहाँ पे सैम्पल आंसर समझाया। अब जो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमें ये सैम्पल आंसर देकर डरना नहीं है कि मैम हमारा तो ये लेवल ही नहीं है, हमें तो ये इतनी लैंग्वेज नहीं आती, हमारा इतना इंग्लिश पे कंट्रोल नहीं है, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इसे कैसे जोड़ेंगे, इतना कैसे सोचेंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करना। ये IB-ACIO Tier 2 का बैच इसीलिए है ताकि आपको इतना सोचने की क्षमता आपकी डेवलप की जाए, आपकी स्ट्रक्चर प्रोसेस को डेवलप किया जाए, आपकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए, आपको सिखाया जाए कि कैसे सब। तो ये सैम्पल आंसर देके बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, उल्टा ये सोचो कि कुछ समय बाद लगातार प्रैक्टिस, लगातार मेहनत, आप ऐसे और इससे बेहतर आंसर लिख पाएंगे। कुछ समय की प्रैक्टिस है, कुछ समय का डेडिकेशन है, ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही तो महीनों की बात है। तो अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे, लगातार काम करते रहोगे, तो आपके आंसर ऐसे और इससे अच्छे दिख सकते हैं। ये सोच के काम करना, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा डेमो सेशन खत्म होता है बच्चों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। विल सी यू इन द बैच।